दोस्तों नमस्कार, मैं चरणजीत सिंह रुस्तमे हिंद हिंदी न्यूज़ चैनल से। हमारे साथ हैं आम जनता पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिभाई पटेल जी। अभी और 2 साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, 2-3 साथी और जुड़ेंगे, तो हम उनको ऐड कर लेंगे। आज का जो हमारा विषय है कि जो चुनाव सुधार कैसे किए जाएँ। देखिए 1947 से लेकर अब तक, 1947 से लेकर अब तक, जब 1950 के बाद से चुनाव शुरू हुए, तब से लेकर अब तक चुनाव आयोग पर हमेशा ही यह आरोप लगता रहा है कि या तो बूथ कैप्चरिंग होती रही है, या धन के बल से चुनाव जीता जाता रहा है, या पावर के बल पर चुनाव जीता जाता रहा है, या हम ये कह लें कि और बहुत सारे तरीके ईवीएम से चुनाव जीता जाता रहा है। अभी नया मामला जो बन के आया वोट चोरी का, वोट चोरी से इलेक्शन जीता जाता रहा है। अब जो जनता है वो इस विषय पर सवाल करने लग गई है। पहले तो इस विषय पर सवाल ही नहीं होते थे। और जो चुनाव लड़ने के जो तरीके हैं या लड़ाने का चुनाव आयोग का जो तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा भेदभावपूर्ण है। और साथ में चुनाव आयोग केवल और केवल सत्ता पक्ष के लिए ही काम करता नज़र आता है। नॉमिनेशन से पहले से लेकर, नॉमिनेशन के बाद से लेकर, स्क्रूटनी से लेकर और उसके बाद नॉमिनेशन जब पूरा हो जाता है तब, और नाम वापसी का समय आता है तब, और नाम चयन हो जाते हैं तब, फिर चुनाव लड़ाया जाता है तब। इसमें चाहे चुनाव में लड़ने के लिए परमिशंस हो या चुनाव में लड़ने के लिए और कई बातें हों, एक बात नहीं होती, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन सभी विषयों पर हम आज बात करेंगे। हरिभाई पटेल काफ़ी समय से चुनाव लड़ते और लड़ाते आए हैं। खाली लड़ते नहीं, लड़ाते आए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, और 28वें नंबर पर चुनाव आयोग की लिस्ट में आम जनता पार्टी इंडिया का नाम है। तो एक परिपक्व राजनेता, ईमानदार राजनेता, मैंने कई बार देखा है इनको कि क्योंकि चुनाव लड़ना और लड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। एक पार्टी को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। तो ये एक पार्टी को चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? करोड़पति, अरबपति पार्टी नहीं चला सकते, लेकिन ये चला रहे हैं, और बहुत सारी बातें हमारी आपस में होती रही हैं। तो हरि भाई, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप हमें और हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि अभी जो मामला चल रहा है बिहार का, जो वोट चोरी का मामला ये पकड़ा गया है, क्या ये जो हुआ, ये पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी ऐसा कभी होता रहा है? आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से सादर अभिनंदन। वोट का मामला और चुनाव आयोग सदैव देश की आजादी के बाद जो पहला चुनाव 1951-52 में होता है, सवाल वहीं से खड़े होने शुरू हो गए थे। और स्थिति यहाँ तक पहुंची थी कि जब इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, तब चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा सवाल खड़ा हुए थे। और ऐसा कहा गया था कि इंदिरा गांधी ने भी भारत में डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा रौंदा। सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई, देश में विभिन्न से एक नई लीडरशिप आई, एक नई क्रांति हुई, जिसे हम जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद थोड़ा-सा इसमें कमी आई, थोड़ा-सा इसमें कमी आई, और कमी भी इसलिए आई क्योंकि चुनाव आयोग में जो वर्ग मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है, जो क्लास मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है, लोकल स्तर पर जो जीतने वाले लोग थे या पार्टियों के लोग थे, वो उस क्लास के लोग नहीं थे। मतलब भारत के तमाम राज्यों में कहीं देवे गौड़ा थे, तो कहीं लालू प्रसाद यादव थे, तो कहीं मुलायम सिंह यादव थे, कहीं महबूबा थी। तो इस प्रकार से जनता दल के उभार के बाद एक बैकवर्ड क्लास के नेताओं का बड़ा उभार पूरे देश में हुआ था। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, वो सत्ता के साथ नहीं खड़े होते थे, क्योंकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त अमूमन उच्च वर्ग के होते थे। तो उच्च वर्ग के नेता वहां जीत ही नहीं रहे थे, इतने पीछे जा चुके थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 साल कांग्रेस और बीजेपी बहुत बेहाल हालत में रही 91 के बाद में। तो देश में एक ऐसा जनतंत्र उभरा था, एक ऐसा नया राजनीतिक पुनर्जागरण हुआ था, जिसके कारण भी आयोग का एक मजबूत कारण था कि आयोग बेईमानी ज्यादा नहीं करता था, वो ईमानदारी से करता था, क्योंकि सरकार उसके वर्ग की नहीं होती थी। और उसके बाद फिर 2014 से इस देश में जिस प्रकार इंदिरा गांधी डेमोक्रेसी को पूरी मन बना के रौंदती थी, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की टीम ने भी डेमोक्रेसी को रौंदने का एक बड़ा कुचक्र रचा। जिस ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी कि हम डेमोक्रेसी नहीं चलने देंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा जीत लेंगे, उसी ईवीएम का फिर से सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उसी हथियार को कांग्रेस पर चला दिया। लेकिन इन दोनों स्थितियों में नुकसान तो देश की जनता का हुआ, नुकसान तो देश के जो नवप्रवर्तक है,
दोनों स्थितियों में देश के जो नवप्रवर्तक हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, मजलूम लोग राजनीति में आना चाहते थे, उनका ही नुकसान हुआ। वो चाहे इंदिरा गांधी के जमाने में तो एक क्रांति हुई कि वो इंदिरा गांधी जी हार गई और देश में नई नवप्रवर्तकों की लिस्ट आ गई। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर डेमोक्रेसी को 100% रौंद रही है। अब इस देश में, पूरे देश में फिर एक क्रांति की बहुत बड़ी सुगबुगाहट है, जो अब पोल खुल चुका है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले आम जनता पार्टी इंडिया के बैनर तले भारत निर्वाचन आयोग के सामने 1 तारीख को सत्याग्रह किया, मुझे गिरफ्तार किया गया। जब मैंने नोटिस किया भारत निर्वाचन आयोग के कि मेरे साथ बैठक किया जाए और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी गलत वोटों का इस्तेमाल करके आम आदमी को हराकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और इसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। इसी का पोल खोलने के लिए मैंने आयोग से मिलने का समय मांगा। भारत निर्वाचन आयोग से मुझे मेरे व्हाट्सएप पर चिट्ठी भेजी गई कि दिल्ली की मतगणना के तीसरे दिन आपसे मतदान के तीसरे दिन आपसे बात होगी। मतलब कितना हास्यास्पद है। दिल्ली का जब वोट पड़ जाएगा तब आपसे मुलाकात होगी। तो मैंने कहा, मैंने फिर नोटिस दिया कि यदि 31 तारीख तक मुझसे बात नहीं की जाएगी तो मैं निश्चित तौर से 1 तारीख को सत्याग्रह करूंगा। मुझे व्हाट्सएप पर फिर ये बात बताई गई कि आप सत्याग्रह नहीं कर सकते, भारत निर्वाचन आयोग के सामने आंदोलन नहीं कर सकते। हमने कहा, मैं इस देश में हूं, ये आजाद भारत है। भारत निर्वाचन आयोग देश के जनतंत्र से, लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग बनाया गया एक ऐसा कमीशन है, एक ऐसा आयोग है जो देश के जनता को डेमोक्रेसी में बांधने और एक सिस्टमेटिक लोगों को लड़ने के लिए गठित किया गया आयोग कि वो सबसे ऊपर है। हरि भाई जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपकी मांगे क्या थी, आप क्या सुधार चाहते थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, उस समय जो हमारी मांग थी, दिल्ली चुनाव के ठीक 4 दिन पहले, 8 दिन पहले हमारी मांग थी 1 तारीख को कि हम आपसे मिलके दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली के विभिन्न वार्डों में एक-एक घर में 20-20 वोट बनाए गए हैं और ये जो 20-20 वोट बनाए गए हैं, ये सब भारत में पेट पालने के लिए घूमने वाले आरएसएस के साधु संत गुंडों के वोट हैं, जो एक ही घर में, एक ही बाप के नाम से दर्ज हो गए हैं। ये पूरे दिल्ली में दर्ज हैं। और इनका कोई अता पता नहीं है, देश के किसी भी कोने के हैं, लेकिन वो चरणबद्ध ढंग से जहां चुनाव होता है वहां आ जाते हैं, वोट देके बीजेपी को जिताते हैं। तो बीजेपी ने पूरा प्लानिंग कर लिया है, इसलिए उनके यहाँ पेज प्रमुख होता है। ये पेज प्रमुख इसीलिए बनाते हैं क्योंकि एक-एक पेज की, इनके एक-एक आदमी की जानकारी हो कि किस पेज पर कौन-कौन फर्जी वोटर हैं, किस पेज पर कौन-कौन फर्जी वोटर हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग को मैं कहना थोड़ा विस्तार से इस पेज पर के बारे में बताइए। हाँ, इसका विस्तार ये है कि भारत निर्वाचन आयोग वोटर जब बैलेट से वोट पड़ता था पूरे देश में, प्रदेश में एक बार में वोट पड़ जाता था। अब ईवीएम पड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा विधानसभा का, तो 9 चरण में किया जाएगा। अब जब 9 चरण में किया जाएगा, तो इसका सीधा असर किसको मिलेगा? बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की टीम में बहुत बड़े पेट पालने वाले ऐसे साधु संत जो चोरी, बदमाशी, डकैती करते थे और घर में मुकदमे लिख गए, तो वो नाम बदल करके दूसरे धार्मिक स्थानों पर रहने लगे। कुछ अयोध्या में, कुछ बनारस में, कुछ महाकालेश्वर में, कुछ जन्मे जो अपराधी हैं, ये सारे अपराधी साधु हो गए। तो ये सब बीजेपी के वोटर हो गए। अब वो क्या करते हैं, जैसे बनारस में एक व्यक्ति का नाम है राम कमल दास। राम कमल दास बनारस में, उनके 40 बच्चे हैं। जी। राम कमल दास के 40 बच्चे हैं बनारस में। ये जो 40 लोग वोटर हैं, वो मोदी को वोट भी दिए हैं, वोटर लिस्ट में है। तो ये 40 बच्चे कहाँ? ये जो 40 बच्चे हैं, ये कोई वहां बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये जो है आरएसएस के वह घुमंतु प्रवृत्ति के लोग जो किसी जमाने में अपराध किया करते थे, नाम बदलकर, साधु बनकर, चोला ओढ़ करके, वोटर बन करके बनारस में छिपे होते हैं और जिस दिन वोट पड़ता है मोदी को जिताने के लिए वोट करते हैं। तो ऐसे, और ये क्या करते हैं, और यही वोटर बनारस में वोट डालने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आके वोट डालते हैं। ये चरणबद्ध ढंग से, जैसे भारत निर्वाचन आयोग का पूरी व्यवस्था, यानी उसके एम्प्लॉय, उसकी सुरक्षा चलती है चरणबद्ध ढंग से। इस चरण में, उस चरण में एम्प्लॉय जाएंगे, पुलिस जाएगी, फौज जाएगी, सेना जाएगी। वैसे आरएसएस के 5 लाख लोग इस सेक्टर से उस सेक्टर में अगले चरण में चले जाते हैं बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए। अब वहां ये सवाल खड़ा होगा, कुछ बीजेपी के लोग ये कहेंगे, सर कि फिर सपा का आदमी कैसे जीत गया, विपक्ष का कैसे जीत गया? तो वहां उसका जवाब मेरे पास ये है कि जैसे किसी क्षेत्र में 20,000 से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य कोई जीत रही थी, 20,000 से जीत रही थी और आरएसएस के लोग वहां 18,000 ही जाके वोट डाल पाए। तो
18,000 आरएसएस के लोग डाल दिए, तो वो 2000 से वहां पर विपक्ष जीत गया, भाजपा नहीं जीता पाई। मान लीजिए उस सीट पे जीत रही थी समाजवादी पार्टी जीत रही थी 10,000 से, और आरएसएस के लोग जाके 20,000 वोट डाल दिए। आरएसएस के लोग जाके 20,000 डाल, तो फिर सपा को 10,000 से वो हरा देते हैं। ये प्रक्रिया पूरे भारत में चल रही है, और इसमें पूरी तरह से, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जब किसी चुनाव आयुक्त को, मुख्य को टाइट करते हैं, तो जिसके अंदर थोड़ा जमीर होती है वो इस्तीफा देके भाग जाता है। अभी हाल ही में तो जो ये नए पता आदमी चल को, रहा है, अभी हाल ही में ये जो पता चल रहा है कि राजीव कुमार भी भाग चुके हैं और पता नहीं देश की नागरिकता ही छोड़ चुके हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? हुँ, हुँ। दिल्ली लौटे हैं, लगे हुए हैं, बता सकते हैं कि मैं भागा हुँ, नहीं हुँ। हूँ। और एक बात और मैं जानना ये तो चाहूँगा, खुद ही एक बता बात सकते और हैं। मैं बात जानना चाहूँगा हरि भाई, जो आपने ये बताया कि ये भगौड़े जो वोट होते हैं, जो भाग-भाग के वोट करते हैं, जो इधर से उधर जाते हैं, इसीलिए 8 में 9 चरणों में चुनाव कराया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इनको आने-जाने का किराया और रहने-खाने का भी जो पैसा है वो देती है क्या? क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी बिल्कुल, पूरी बीजेपी उसका पूरा इंतजाम करती है, जाने, हुँ, आने, रहने का, और अमूमन अमूमन इस देश में एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया साहब, कि हुँ, हुँ, जब ट्रेन में वो साधु के भेष में, चोला ओढ़ हुँ, करके वो साधु के भेष में ट्रेन में चढ़ जाता है, तो टीटी उसे हुँ, हुँ। टिकट माँगता ही नहीं है। अच्छा, मतलब टीटी को भी एक बता दिया जाता है, टीटी को भी पता होता है ये? नहीं, टीटी इस बात से डरता है कि ये साधु है, अगर इससे मैं पंगा ले लिया, अच्छा। मारपीट शुरू कर देगा, तो ये भगवान के हुँ, नाम हुँ, पर, हुँ। धर्म के नाम पर हमसे जुदाई करेगा, और जब जाँच शुरू हुँ, हुँ, होगी, हुँ। तो जो हमारे मंत्री, हमारी विधायक, हमारी सरकार, वो हमें को ही दंडित करेगी। इसको दंडित नहीं करेगी, नहीं क्योंकि ये बीजेपी के वोट करने के लिए जा रहा था। नहीं, पर मैंने तो ऐसा कई बारी देखा है इनके प्रोग्रामों में जाकर, ये वोटिंग से पहले जो इनके कई दिन इनकी कार्यशालाएँ होती हैं, पंच परमेश्वर की कार्यशालाएँ होती हैं, इन कार्यशालाओं में मैंने कई बार देखा है वही लोग नज़र आते हैं, चाहे वो दिल्ली के ऑफ़िस में हो, चाहे वो जिलों के ऑफ़िस में हो, चाहे वो वार्ड के ब्लॉक के ऑफ़िस में हो, वो चाहे वो मंडल के ऑफ़िस में हो, वही लोग नज़र आते हैं, और वो सब के सब ऐसा नज़र आते हैं जैसा कि पेड़ है बिल्कुल, सैलरी दी जाती है उनको या कुछ और दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, इनके पूरे भारत में 5 लाख से अधिक फर्जी वोटर बना रखा है, हुँ, हुँ। और मुख्य चुनाव आयुक्त अपना बैठा करके, हुँ, हुँ, इनसे हुँ। राय मशविरा लेकर के, हुँ, फिर भारत निर्वाचन आयोग कई चरणों में चुनाव करवाता है, और हुँ, फिर हुँ, इनकी हुँ। उसी हिसाब से, जैसा उसका योजना होती है, कार्यक्रम बनता है, वैसे इनकी योजनाएँ बन जाती हैं, वहाँ ले जाकर के वोट डलवा देते हैं। तो ये जो बीएलओ होते और हैं, जो और वोट बनवाते हैं या वोट डलवाते हैं, जो बीएलओ होते हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो मंडल के अंदर जो बूथ में हर बूथ में जो ये लोग होते हैं, क्या ये लोग उनसे सब मिले होते हैं क्या? नहीं, फार्म ये जमा कर देते हैं, फार्म जमा कर देते हैं, होता है, बीएलओ के घर में कहाँ जाता है चेक करने के लिए? हुँ, वही हुँ, हुँ। मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण होता है, हुँ, हुँ, वो हुँ। साहब इतना जल्दी-जल्दी होता है, हुँ, कि हुँ, उस हुँ। बीच में इतना इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जिला हुँ, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त ऊपर से जिला निर्वाचन अधिकारी को इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है, कि वो बगैर जाँच किए हुए औने-पौने तुरंत उसे ही जमा कर देते हैं, बीएलओ लोग। हुँ, मतलब बिना देखे, बीएलओ जैसे को जैसे अभी बीएल ये बीएलओ जैसे आपने राजकमल दास की बात करी, जैसे अपना राहुल गांधी ने एक ही घर में 84 वोटों की बात करी, एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटों की बात करी, मतलब ये उसी तरह ही होता है जैसे आप जी। बता रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो ये इतना प्रेशर क्रिएट होता है बीएलओ के ऊपर, कि वो कहता है जल्दी से लिस्ट जमा करो, तो वो पुनरीक्षण नहीं कर पाता है पूरे लिस्ट का। क्योंकि पुनरीक्षण का समय कंटिन्यू, यदि निर्विवाद रूप से, यदि अच्छे ढंग से वोट को कराना है, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित करना है, तो कम से कम 2 महीने स्पेशल बीएलओ को लगाकर, और उनका काम किया जाना चाहिए। एक-एक मतदाता का आधार कार्ड बाकायदा, उसके फिंगर, उसके आँखों की आई, जैसे ये हमारी आँखें हैं, तो हुँ, आँखों की पुतलियाँ हमारे आधार कार्ड पे दर्ज हैं। आधार कार्ड को चेक किया जाए, और उसमें आधार कार्ड में जो जन्म तिथि पड़ी है, जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो गई है, उनका मतदाता सूची में नाम चढ़ाया जाए। जिनका आधार कार्ड में नाम, मतलब उम्र नहीं पूरी है, उनको हटा दिया जाए। यदि हुँ, हुँ। कोई व्यक्ति ये दावा करता है मैं 18 का पूरा हो गया हूँ, तो उससे एविडेंस माँग लिया जाए कि हाँ, आप 18 के पूरे हो गए हों। इसके लिए मार्कशीट है, इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र है, जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से बनती है, वो जन्म तिथि प्रमाणित कर देगा। मान लीजिए वो पढ़ा-लिखा नहीं है, तो उससे उसकी जन्म तिथि प्रमाणित हो जाएगी। यदि उसने शिक्षा ग्रहण की है, तो उसकी जो मार्कशीट है, अंक पत्र है, उसमें जन्म तिथि चढ़ती है, उससे वो प्रमाणित कर देगा कि मैं 18 का पूरा हो गया हूँ। तो इससे वो कर लिया जाए, और आधार कार्ड को मेन बेस मानकर जन्म तिथि को प्रमाणित करते हुए बीएलओ वोटर आईडी का निर्माण करे, और सारे वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, तो फिर एक ही वोटर आईडी होगी। जो व्यक्ति बिहार में है, वो चला गया दिल्ली, तो दिल्ली का वोटर हो गया, दिल्ली से लौट आया बिहार, बिहार का वोटर हो गया। ये बहुत बड़ी भ्रांतियाँ आज से नहीं, पहले से चल रही हैं। तो जो गड़बड़ियाँ पहले से चल
थी, कांग्रेस के जमाने से ही चल रही थी। आदमी यहाँ से जाके वहाँ वोटर आईडी बनवा लेता था। उन एक गड़बड़ियों एक को एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे याद आई है जो मैं आपसे करना चाहूँगा। बनारस जी, में जब वोट पड़ रहे थे, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, 8 चक्र तक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार रहे थे। जबकि वहाँ पर जी, बहुजन समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट था। जैसे ही जी, 3 बजते हैं, यकायक चुनाव की गिनती रोक दी जाती है जी। और फिर वो चुनाव की गिनती दोबारा 6 बजे आरंभ की जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख वोटों से जीत जाते हैं। इसके पीछे क्या यही नकली वोटों का खेल था? जितना वोट वहाँ पड़ा था, बनारस में टोटल, पड़े हुए मतों से ज़्यादा वोट गिना गया है। हुँ, पड़े हुए जैसे मान लीजिए वहां 10 लाख वोट पड़ा तो वहां 11 लाख गिन दिया गया। हुँ, इसका पूरा एविडेंस चुनाव आयोग को बावन मेश्राम जी ने दिया था। हुँ, बावन मेश्राम जी ने वाराणसी के स्पेशल क्षेत्र का विवरण कितना वोट पड़ा कुल और गिनती उससे बढ़ा के की गई। 1 लाख से अधिक वोट गिनती बढ़ा करके किया गया। उस पे मोदी को जिताया गया। उतनी देर में काउंटिंग सीलो करके सेट की गई मशीनों को कि अब आपको वोट को बढ़ा देना है। तो हुँ, ऐसा नहीं जो गिनना था उससे नहीं बढ़ा, जो गिनना था उसमें नहीं बढ़ा, जो गिना हुँ, जा चुका था उसी को फिर से बढ़ा दिया गया। हुँ, हुँ, जो हारे हुए थे उसको वोट बढ़ा दिया गया और जो बचा हुँ, हुआ था उसको फिर गिन लिया गया हुँ, और वो हुँ, सदन पहुंच गए। हुँ। और वो सदन पहुंच गए सदन पहुँच गए और और इस पे आयोग सदन पहुँचकर प्रधानमंत्री भी बन गए। सदन पहुंच के प्रधानमंत्री बन गए। ये जो मतलब उनके सारे मतलब मतलब ईवीएम। मतलब मतलब जो राहुल गांधी का ये आरोप है, चोरी से वोट चुराए, चोरी से कुर्सी चुराई और चोरी से प्रधानमंत्री बन गए, ये सही है? जी सही है, बिल्कुल सही है, आप इसको सही 100% मानते सही हैं? है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा हाँ मैं जी, एकदम सही है। एक और जनता की तरफ से आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा और नई पार्टियों की तरफ से और नए कैंडिडेट की तरफ से आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या चुनाव से पहले सत्ता पक्ष को गद्दीहीन और सत्ताहीन नहीं कर देना चाहिए? ये प्रश्न है जनता का। चुनाव आयोग से पहले सत्ता पक्ष को पूरी तरह से गद्दीहीन कर देना चाहिए। कोई भी मिनिस्टर के रूप में नहीं जाना चाहिए और सबसे बड़ी जो इस देश में गलती है वो ये कि जब किसी राज्य के चुनाव हो रहे होते हैं, किसी राज्य के चुनाव हो रहे होते हैं, तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एज़ ए मंत्री रहते हुए चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक की मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। हुँ। एक और प्रश्न मैं मान लीजिए आपसे करना उत्तर चाहूँगा, यहाँ पर एक और प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्या सभी पार्टियों का सिंबल वापस नहीं ले लेना चाहिए? क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको अपना सिंबल दिखाने के लिए तन, मन, धन अरबों करोड़ों रुपए खर्चना पड़ता है और ये लोग जो सत्तासीन लोग होते हैं या बड़ी पार्टियां होते हैं, इनके पास बहुत धन बल होता है, बहुत पैसा होता है, बहुत बड़ी इनके पास संगठन होता है, जिससे ये आराम से अपना सिंबल भी दिखा पाते हैं और आराम से अपना प्रचार भी कर पाते हैं। लेकिन एक नया कैंडिडेट, एक छोटी पार्टी उनके मुकाबले नहीं कर पाती। तो क्या चुनाव आयोग को सभी कैंडिडेट को नए सिंबल देके चुनाव नहीं करवाना चाहिए? इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से संविधान की खिल्लियाँ उड़ाता है। जब ये सर्वदलीय बैठक बुलाता है, तो सर्वदलीय बैठक बुलाता है, तो केवल बड़ी पार्टी के नेताओं को ही बुलाता है। हुँ, हुँ। मतलब छोटी पार्टी के जो लोग पंजीकृत दल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण किया है, कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, उनको भी ये सर्वदलीय बैठक में बुलाता ही नहीं कि अपने दर्द को वो रख सकें। हुँ, ये हुँ। भेदभाव करता है हुँ, इनके हुँ। साथ में और हुँ, सिंबल बड़ी पार्टी के लोगों को पहले दे देता है। हुँ, और हमारी पार्टी जैसे आम जनता पार्टी इंडिया है, उत्तर प्रदेश में मुझे चुनाव लड़ना है, तो ये कहता है 6 जब उत्तर प्रदेश के चुनाव 6 महीने रह जाएँगे, तब आपको हम सिंबल जारी करेंगे। हुँ, अरे भाई, जब हम आपके यहाँ पंजीकृत दल हैं, हमने लिखित दे दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूँगा, तो क्या आज से हमें सिंबल नहीं अलॉट हो जाने चाहिए? हुँ, लेकिन ये कहेगा कि नहीं, आज उत्तर प्रदेश में अगर आपको चुनाव लड़ना है विधानसभा का, तो सिंबल जब 6 महीने चुनाव बचेंगे, तब आपको सिंबल अलॉट होगा और सिंबल आपको उस दिन मिलेगा, जिस दिन चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। नहीं अब आप कहाँ प्रचार करो? मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है, क्या सभी कैंडिडेट को नया सिंबल नहीं देना चाहिए जिससे कि निष्पक्षता के साथ, बराबरी के साथ, समता के साथ चुनाव हो सके? जी, बिल्कुल, सभी कैंडिडेट को बराबरी का चुनाव देना चाहिए, एक समय पे चुनाव का सिंबल देना चाहिए, सभी पार्टियों को एक साथ सिंबल देना चाहिए। संविधान में समता का व्यवहार है, यहाँ तो वही वही स्थिति है कि जो बात समाज में लागू है, वही पार्टियों के ऊपर आयोग लागू किया हुआ है। छोटे हो तो तुम्हारे साथ दूसरी सुविधा, बड़े हो तो दूसरी सुविधा। बड़े हो तो कहेगा आप आकाशवाणी में बोल सकते हो, लेकिन हरि भाई पटेल कितना भी अच्छा बोले, अच्छी प्लानिंग हो, लेकिन हमें अवसर नहीं मिलेगा कि आकाशवाणी पर हम भी बोल सकें, दूरदर्शन पर हम भी बोल सकें। खास करके जो गोदी मीडिया है, बड़े चैनल हैं, उनको भी उनके ऊपर भी आयोग को प्रतिबंध लगाना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पार्टी के लोग बुलाएँगे। जो कोई पार्टी पंजीकृत हुआ है, हम हो कोई भी हो, भाई उसके भी अध्यक्ष को, उसके भी प्रवक्ता को अपना प्लान देश के सामने रखना चाहिए। हो सकता है उसका प्लान, ये जो बड़ी पार्टियाँ इससे अच्छा प्लान उसके पास हो।
तो ये जो राहुल गोदी गांधी मीडिया ने है, हरि भाई राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने आरोप लगाया और पवन खेरा ने आरोप लगाया कि हमें केवल एक विधानसभा के या एक लोकसभा के सारी डिटेल देने में 6 महीने लग गए और अनुराग ठाकुर और वो जो 6 महीने लग गए जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेज दिया और ये गुंडा जो अनुराग ठाकुर है ये 6 सीटों का विश्लेषण कर देता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद और आज करीब 3 दिन के बाद भी उसको चुनाव आयोग ने एक भी नोटिस तक नहीं भेजा और साथ में अनुराग ठाकुर को ये 6 क्षेत्रों की जो ये पेन ड्राइव मिली कैसे, जबकि वो पेन ड्राइव मांग रहे हैं पूरे भारत की, उसको उनको नहीं मिली और अनुराग ठाकुर को दे दी गई। इससे क्या ये साबित नहीं होता कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी चला रही है? अरे साहब, तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो बीजेपी ने उनको बनाया है ना। हम बात कर रहे हैं कि लेकिन भारत लेकिन निर्वाचन लेकिन आयोग का लेकिन लेकिन सैलरी तो वो जनता के टैक्स की ले रहा है ना। हाँ, तो उसे उसे जो है गुट निरपेक्ष होना चाहिए, उसे पार्टी से निरपेक्ष होना चाहिए, पार्टी से नहीं मतलब चाहिए। लेकिन वो इस बात का एहसान मानता है कि बीजेपी ने मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठाया है, इतना बड़ा मुझे ओहदा दिया है, पूरे भारत में मेरी मेरी जो है शान-ओ-शौकत के साथ स्वागत और वो हो रहा है, पूरे भारत में लोग मुझे सैल्यूट मार रहे हैं जिस प्रदेश में पहुँचता हूँ, तमाम इसी अलग-अलग इसी प्रांतों इसी के इसी 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 बेस पर उसने अपनी बेटी को देश के सबसे बड़े क्षेत्र पे अपनी बेटी को डीएम लगवा लिया नोएडा में। इसी इसी बात पर लगवा लिया, क्या वो चमचागिरी बहुत अच्छी कर रहा है? जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, इसी आधार पर कर लिया। हुँ, हुँ, इसी आधार पर लोग करवा लेते हैं। जब जो हुँ, इस देश में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू कहाँ होता है? भारतीय संविधान का पालन कहाँ होता है? लोग हुँ, इसका हुँ, दुरुपयोग करते हैं और हुँ, 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 दुरुपयोग करने के लिए जो जाँच के लोग बैठे हुए हैं, वो भी हुँ, सत्ता से प्रभावित होते हैं। हुँ। तो हम ये यही मान तो इस ले देश की तो और एक और प्रश्न उठता है, तो सभी विपक्षी पार्टियां और सभी छोटे दल मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग की जो वैधता है, उस वैधता को भंग करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लगातार अन्याय हो रहा है, लगातार पक्षपात हो रहा है, अपेक्षा हो रही है, लेकिन कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। इसका क्या कारण है? क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं सभी विपक्षी दल और सभी, मतलब इसको सिर्फ जनता के सामने तो लेके आ रहे हैं, लेकिन कानूनन रूप पर इस संस्थान को वो बेनकाब क्यों नहीं कर रहे हैं और इस पर सजा का प्रावधान और इसको बंद करने का प्रावधान क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? असल में सर लोगों को ऐसा लगता है कि कानून में हम जाएँगे, कानूनन प्रक्रिया में जाएँगे, तो ये हमारे साथ लेंदी हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 चुनाव निकल जाए और ये बेईमान लोग सत्ता में बैठे ही बैठे रह जाएँ और हम चुनाव लड़ने का जो बड़ा जनक्रांति का संकेत है, कहीं उसको इसी के सहारे, कानून के सहारे इस देश में दबा ना दिया जाए। क्योंकि अब पूरे भारत में एक जनक्रांति का माहौल बन चुका है, जिसको दबाने के लिए 2 भी बातें और हैं, जो 65 लाख वोट काटे गए बिहार में और चुनाव आयोग को उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दे दिया है कि आप 65 लाख वोट जो काटे हैं, उनके नाम बताइए और किस आधार पर काटे हैं, वो बताइए और आधार कार्ड को भी मान्य करिए। एक तो ये निर्देश दिया है। इस निर्देश के जी। बारे में आपका क्या कहना है? ये जो निर्देश दिया है ये बहुत अच्छा है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग इसको देने में जो देरी कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। भारत निर्वाचन आयोग सोच रहा है कि हम कैसे ऐसे करें। अभी इन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया है कि इसमें हम फिर नया फ्रॉड कैसे करें। एक फ्रॉड तो इन्होंने कर ही दिया है कि जो लोग जनवरी में मतदाता थे, वो आकर के जून में गए। तो बड़ा फ्रॉड इन्होंने कर दिया है। अब जो फ्रॉड किया है उसको छुपाने के लिए दूसरी गलती करेंगे। वो गलती ये लोग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। जो इनको ये आयोग के लोग जो न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे उसमें भी देखिएगा बहुत बड़ी गलतियाँ होंगी। और फिर उसकी तारीख पर तारीख चलेगी और तारीख पर तारीख लगा करके ये कोशिश ये करेंगे कि बिहार का चुनाव करा करके हम वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी से सरकार बनवा दें और अब आयोग की डेट अंत चलती में रहे। मैं आपकी बात समझ गया। आपका कहने का मतलब सीधा-सीधा ये है कि कुछ भी होने वाला नहीं है और कुछ भी होगा नहीं। आपका कहने का मतलब ये है। बस ये बता दीजिए कि फिर बिहार में चुनाव जीतेगा कौन? यदि मतदाता सूची सही नहीं होती है तो बिहार में बीजेपी वाले बेईमानी से अपनी सरकार बना लेंगे, क्योंकि विपक्ष के गरीबों मजदूरों के सारे वोट काट दिए गए हैं वहां से। हुँ। और अंतिम में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चुनाव सुधार प्रक्रिया में जिस प्रकार एक व्यक्ति डिजिटली अपने पैसे जमा कराता है पिन डालकर, ओटीपी डालकर, तो क्या इस प्रकार चुनाव आयोग को शुद्ध करने के लिए डिजिटल चुनाव प्रक्रिया आरंभ नहीं कर देनी चाहिए? जिससे कि जो युवा है, सब लोग अपना वोट डाल सकें और घर बैठे डाल सकें या कहीं से भी डाल सकें, जिससे ये जो इनकी मोनोपोली है, ये पार्टियों की मोनोपोली है, ये खत्म हो जाए? मैं तो बहुत पहले से ये बात कह रहा हूँ कि सारे वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया जाए। हुँ, लिंकिंग व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होगी जिससे कोई आदमी फ्रॉड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस आधार कार्ड पर हमारी उँगलियाँ लगी हुई हैं, हमारी आँख की पुतलियाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ बेईमानी करने का कोई चांस ही नहीं होगा और वो जो ऑनलाइन वोटर है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और फिर वोटर को महीनों बढ़ा दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप महीनों में वोट लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप आधार कार्ड से लिंक करके वोटर कराते हैं,
अभी लेकिन वो प्रक्रिया जो है, वो भारत में चूँकि अभी बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, तो ऐसा एक सोच है देश में बहुत सारे लोग हैं, जिनको अभी ये समझाने की ज़रूरत है, जो ये सोचते हैं कि फिर हम जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो हम आधार कार्ड में लाइन लगा के वोट कहाँ से देंगे? और हम नहीं दे पाएँगे। जबकि सच्चाई ये है कि उसी बूथ पर, जिस बूथ पर वोट पड़ता है, उसी बूथ पर सारे लोगों को लिंक कर दिया जाए, आँख की पुतलियाँ और आँखें मिला लिया जाए, आधार कार्ड उसके हाथ में होगा, वोटर आईडी उसके हाथ में होगा और जो ये 20 प्रकार की आईडी बनाते हैं, कोई कंपनी का फर्जी आईडी ले आता है, कोई और कोई आईडी ले आता है। अब बिहार में जो आधार कार्ड वोटर आईडी को नहीं माना गया, वहाँ ज़मीन बैनामे के कागज़ को तो माना गया। अब मान लीजिए मैंने ज़मीन बैनामा कराया ही नहीं, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास ज़मीन बैनामा कराने का 3 पीढ़ी से व्यवस्था ही नहीं बनी, तो मैं कैसे कराऊँगा? तो ज़मीन का कागज़ मेरे पास नहीं है, मैं भूमिहीन किसान हूँ। बिहार में चूँकि भूमि सुधार कानून आज़ादी के बाद पूरे भारत में तो लागू हुआ, लेकिन बिहार में भूमि सुधार कानून अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। नहीं। हुँ। तो बिहार में अभी बिहार एक अभी ऐसा अभी अभी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपकी पार्टी से बिहार विधानसभा में या और कहीं पर भी चुनाव की तैयारियाँ जारी हैं या आप क्या कर रहे हैं? इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। देखिए बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे लोग सड़क पर थे, आंदोलन हुआ है विपक्ष का, उसमें भी हमारे लोग शामिल थे और बिहार में हमारी चुनाव लड़ने की तैयारी है। हमारे कई साथी हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव रणजीत चौधरी हैं, वो पूरी तरह से बिहार की तैयारी कर रहे हैं। अरुण ठाकुर जी हैं, आमोद गोप जी हैं, हमारी पूरी टीम है, कंचन देवी जी हैं, रेखा कुमारी जी हैं, हमारे सभी जाति धर्म वर्ग के लोग वहाँ पर हैं, जो पार्टी को मजबूती से तैयार कर रहे हैं और मजबूती से अच्छे खासे ढंग से बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अब एक जो एक आयोग की एक एक प्रक्रिया है एक 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 बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें आपसे जानना चाहूँगा अंत में इसके बाद हम समाप्त करेंगे। काफ़ी समय हो गया, हम अभी 36 मिनट से हम साथ में हैं। एक तो मुझे ये बताइए कि जो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल जी। ने जो बैन लगाया था आरएसएस पर, इस बैन को अभी जो है अमित शाह ने हटाया है अभी, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये बैन लगाया क्यों था और अमित शाह ने हटाया क्यों है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को देश की आजादी की लड़ाई में साथ न देने और साथ ही साथ अंग्रेजों के साथ लगातार मुखबिरी करने 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की का जो दिन है, जो भारत में मूल निवासी दिन है, जो भारत में जिसे आदिवासी दिन के रूप में भी मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। 9 अगस्त भारत के आदिवासी दिवस है। 9 अगस्त भारत का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस है। तो 9 अगस्त हमारी पार्टी आम जनता पार्टी इंडिया का स्थापना दिवस भी है। तो 9 अगस्त 1942 को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी का आंदोलन जब शुरू किया, तो आरएसएस के सारे नेता अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए और उससे भी बड़ी बात, उससे पहले भी जब महात्मा गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च पर निकलने वाले थे, तो 12 मार्च से ठीक पहले 7 मार्च 1930 को गुजरात के रास गांव से सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करवाने वाले आरएसएस के उस समय के सरसंघचालक सदाशिवराम गोलवलकर थे, जिनको ये लोग गुरु कहते हैं। जबकि वो व्यक्ति चेला लायक भी नहीं था, लेकिन चूंकि इनका गुरु था, दंगा कराने का गुरु था, हिंदू मुस्लिम करने का गुरु था, अंग्रेजों से दलाली कराने का गुरु था, यानी एक बड़े बेईमानों की जमात का वो एक गुरु था, तो उनका तो गुरु था ही, देश की जनता का गुरु नहीं था। तो गुरु गोलवलकर ने, सदाशिवराम गोलवलकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात के रास गांव से गिरफ्तार करवाया था 1930 में। 30 हुँ, से कंटिन्यू अंग्रेजों के साथ वो थे और हुँ, सरदार पटेल देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। 9 अगस्त 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तब भी इस आरएसएस की पूरी टीम अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। देश हुँ, आजादी दिला दिया। जब आजादी हुँ, दिलाने में भाई महात्मा गांधी जी को सबसे अधिक अगर कोई मानता था, सरदार पटेल जी मानते थे। उनके हुँ, कहने से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, क्योंकि हुँ, सरदार पटेल के लिए प्रधानमंत्री का पद कोई मायने नहीं रखता था। हम हुँ। संतों गुरुओं की यदि बात करें, सिख धर्म के 10 गुरुओं की बात करें, गुरु नानक साहब की बात करें, तो जो ऐसे शक्तियां होती हैं, वो भारत में पैदा नहीं होती, होती तो पैदा ही है, लेकिन सच्चाई वो प्रकृति की एक देन होती हैं। तो वो जिस काम के लिए आती हैं, वो काम करके चली जाती हैं। तो सरदार पटेल का मेरा ऐसा मानना है कि उनको प्रधानमंत्री होना ये कोई मायने नहीं रखता था। देश की आजादी का जज्बा था, देश को उन्होंने आजाद करवाया, अंग्रेजों को यहाँ से हटाया और जिस दिन उन्होंने हटाया, उस दिन हम आप ये भी जानते हैं कि डॉलर और रुपया जो है, रुपये की कीमत ज़्यादा थी डॉलर के मुकाबले। लेकिन सरदार पटेल के साथ जो अंग्रेजों के साथ आरएसएस की गलबहियाँ थी, इसने देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे स्थानों पर बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसकी अगर उस पे केवल एक स्पेशल डिबेट रखा जाए, तो घंटों डिबेट नहीं खत्म होगी, जो हुँ, हुँ, आरएसएस के हुँ। लोगों ने देश के साथ जगह-जगह पर गलतियाँ की हैं और देश के साथ गद्दारियाँ की हैं। वो एक तो लंबा डिबेट इसीलिए है। इसीलिए अभी हम बैन कुछ लगाया गया डिबेट था? करेंगे। बैन इसीलिए लगाया हाँ था? जी, तो जी, होता क्या है पानी जब सर से ऊपर जाता है, तो जो पुरानी गलतियाँ थी वो तो थी ही। लास्ट में इन्होंने 30 जनवरी को महात्मा गांधी को भी गोली मार दी।
गोली मारने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा वो हमारा आदमी नहीं है। अटल ने कहा हमारा आदमी नहीं है, लेकिन आरएसएस के अन्य लोगों हमारा आदमी है, मिठाइयां बांटी गई। तो सरदार पटेल को लगा कि सर से पानी ऊपर चला गया है। ये लोग तो पूरा आतंकवाद की बात कर रहे हैं। हम देश को आजाद कराए हैं सुदृढ़ करने के लिए, देश को हिंदू मुस्लिम में नहीं बल्कि एक समानता के आधार पर देश के एक ऐसा संविधान बना है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिससे देश में समता समानता स्वतंत्रता रहेगी, देश तरक्की करेगा, समृद्ध होगा, शिक्षित होगा। एक ऐसा संविधान भारत में नहीं, भारत को नई प्रक्रिया में ढालना है, विकसित भारत बनाना है। इसमें ये लोग रोड़ा कर रहे हैं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये आतंकवादियों से खतरनाक महाआतंकवादी हैं, और आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए 4 फरवरी 1948 को बैन कर दिया। और बैन ही नहीं किया साहब, रात को 2 बजे तक, 4 फरवरी 48 की जो रात है, उसको 2 बजे तक पूरे भारत से 40,000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाया। 40,000 लोग गिरफ्तार हुए। बहुत, ये उस आबादी का समझिए कितना परसेंट होगा। उस जमाने में जो हमारी आबादी थी उसके अनुसार 40,000 लोगों की संख्या बहुत होती है। गिरफ्तार करके जेल डाले गए। जी, जी। अब इस देश में मैं यही तो कह रहा हूँ, इस देश में मैं सरदार पटेल का वो सपना जो था, संघ और शराब मुक्त भारत, संघ और शराब मुक्त भारत, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने के लिए ही तो आम जनता पार्टी इंडिया का मैंने गठन किया है। यानी सरदार पटेल का मिशन पूरा करने के लिए मैंने गठन किया है। अब मैं यहाँ पर एक और बात जानना चाहूँगा, जो बहुत ही विवादित बात है, जो आप हमें बताते होते हैं, शायद जनता को पता नहीं है। जो सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई है गुजरात में, जी। इस अभी वो विषय मूर्ति सरदार साहब, अभी वो विषय थोड़ा विवादित है, ठीक है। और उसका एविडेंस समय आने पर, हर चीजें होती हैं, उसका एविडेंस भी हम समय आने पर प्रस्तुत करेंगे। हमारी पार्टी का पूरे देश में हमारी एक सेना तैयार हो चुकी होगी, सरदारवादियों की पूरी सेना तैयार हो चुकी होगी। तो बहुत सारा विषय है। महाराजा रणजीत सिंह का जो डॉलर है, हमारे पंजाब का जो हीरा है, वो एक बड़ा इशू है, और सरदार पटेल का सम्मान उनकी मूर्ति के साथ का छेड़छाड़ है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये कुछ इश्यूज है हमारे उन महापुरुषों को, जिसको हम लोग ये हम अपनी बाद में पार्टी करेंगे, के ये हम बाद में करेंगे। जी। और दोस्तों, अब हम समाप्त करते हैं इस शो को, और दोबारा हम एक और नए विषय के साथ, जो हमारा अगला विषय रहेगा, वो अखंड भारत के नागरिकों के लिए ब्रिटिश सरकार से जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जो मुआवजा कीनिया को तो मिल चुका है, लेकिन भारत को, अखंड भारत को नहीं मिला है, जिसके नाम पर ये आरएसएस, जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, वो सारा का सारी ताकत लगाकर वो भारत में जो कई प्रकार की जो गुंडागर्दी करता है, कई प्रकार की जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जो उनका एक लक्ष्य है, उस पर हम बात करेंगे अगले हमारे लाइव में। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना समय दिया, आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, इतने लंबे डिबेट में, परिचर्चा में आप हमारे साथ रहे, और सबसे ज़्यादा मैं हरि भाई पटेल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, और आगे भी हम इसी प्रकार आपको और कार्यक्रम में जोड़ते रहेंगे, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सबका बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु, वाहेगुरु।